नमस्कार साथियों प्राचीन भारत के इतिहास में और भारतीय इतिहास के अन्य सोपानों में इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां राज परिवार की कन्याओं का विवाह राजा राज परिवार अपने राजनीति को साधने के लिए प्रयोग करता था। अर्थात राज परिवार की कन्याओं का विवाह यह देखकर किया जाता था जिससे कि राजा अपनी राजनीति को और अधिक मजबूत कर सके और अधिक मजबूती से स्थापित कर सके, प्रसारित कर सके, जिससे कि वह जहां अपने संबंध जोड़ रहा है उससे उसे और अधिक प्रभाव मिले, उससे और अधिक शक्ति प्राप्त हो। तो इस आधार पर भी वे अपनी पुत्रियों का विवाह करते थे, राज परिवार की यानी राजकुमारियों का विवाह करते थे। स्वयं राजा भी इसी प्रकार के कदम उठाते थे। कई बार वे अपने वैवाहिक संबंध को यानी अपने आप के विवाह को भी अपनी राजनीति को साधने के लिए प्रयोग करते थे। ऐसे कई उदाहरण हैं और आज इस वीडियो में हम उन उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। साथियों, आज से 2300 साल पहले जब मौर्य वंश हुआ करता था, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस जो कि सिकंदर का एक सेनापति था और सेल्यूकस जो कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हार गया, युद्ध में हार जाता है। इसके बाद सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत सी चीजें उपहार में देता है, जैसे हाथी इत्यादि। तो इसके बाद अपनी विश्वसनीयता को और अधिक मजबूती से प्रकट करने के लिए कि अब मैं हार चुका हूं, तो अपने विश्वास को, अपनी ईमानदारी को चंद्रगुप्त मौर्य के प्रति प्रस्तुत करने के लिए और अधिक मजबूती से प्रस्तुत करने के लिए सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री का हाथ भी चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप देता है, अर्थात अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। तो यह जो है पहला एक ऐसा विवाह भी देखा जाता है कि भारतीय व्यक्ति एक विदेशी महिला के साथ विवाह किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि महान शासक जिन्हें हम कहते हैं अशोक सम्राट, उनके दादाजी हैं। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है यह विवाह किया सेल्यूकस की पुत्री हेलेना के साथ, और ये इसलिए सेल्यूकस ने विवाह किया क्योंकि वह युद्ध में पराजित हो गया था और एक प्रकार से यह उनकी राजनीति को साधने के लिए भी था कि हम अब चंद्रगुप्त मौर्य के प्रति ईमानदार हैं, विश्वसनीय हैं। उनको अपना विश्वास उनके प्रति जताने के लिए कि अब मैं युद्ध में हार चुका हूं, तो मैं आपको विश्वास देता हूं, कुछ इस प्रकार से आपके प्रति अपनी विश्वसनीयता को प्रकट करता हूं, मैं अपनी पुत्री का हाथ आपको सौंपता हूं। तो उन्होंने अपनी राजकुमारी का प्रयोग, उसके विवाह संबंध का प्रयोग अपनी राजनीति को साधने के लिए किया। तो यह क्रिया जो है राजनीति से प्रेरित थी। तो पहला उदाहरण यह देखने को मिलता है। और यदि आप इसमें और अधिक जानें तो चाणक्य जो थे वे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, और चाणक्य का एक जो है आप बड़ा प्रचलित जो चाणक्य नीति में आप सुनते आए हैं कि विदेशी माँ से जन्मा हुआ पुत्र कभी देशभक्त नहीं होता, ये बड़ा प्रचलित रहा है। तो ये इसी संबंध में उन्होंने कहा था क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी वह एक विदेशी महिला थी। बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और अगले सम्राट बनते हैं, वे दुर्धरा के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी रानी जिनका नाम दुर्धरा था, उनके पुत्र थे बिंदुसार। तो साथियों, यह कुछ इस प्रकार से था कि अपनी राजनीति को साधने के लिए सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। इसी प्रकार का एक और उदाहरण गुप्त वंश में देखने को मिलता है। आज से लगभग 1700 साल पहले गुप्त साम्राज्य में एक सम्राट हुए चंद्रगुप्त प्रथम। आज से 1700 साल पहले चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य में गुप्त वंश में एक शासक हुए। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी के साथ विवाह किया, और कुमार देवी जो कि लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, लिच्छवी शासकों की पुत्री थी,
कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया और प्राचीन भारत के इतिहास में यह विवरण देखने को मिलता है कि यह विवाह जो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया, इस आधार पर गुप्त वंश को बहुत अधिक प्रभाव प्राप्त हुआ, गुप्त वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ और इससे गुप्त वंश एक महान साम्राज्य स्थापित हो सका, बना। तो क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी लिच्छवियों की राजकुमारी थी, लिच्छवियों की पुत्री थी, तो इससे क्योंकि लिच्छवी जो थे, लिच्छवी गणराज्य जो था वह बहुत ही अधिक मजबूत गणराज्य था और चंद्रगुप्त प्रथम ने क्योंकि उनकी पुत्री से, उनकी राजकुमारी से विवाह किया, तो इससे राजनीतिक रूप से चंद्रगुप्त प्रथम को लाभ प्राप्त हुआ और इतिहास में विवरण मिलता है कि इसी के कारण इससे भी चंद्रगुप्त प्रथम का गुप्त साम्राज्य का प्रभाव बढ़ा, उनकी शक्ति जो है आसपास के राज्यों में देखने को मिली, उनका प्रभाव अधिक बढ़ा और इससे गुप्त साम्राज्य एक महान साम्राज्य बनकर सामने आया। लिच्छवी जो गणराज्य था एक महत्वपूर्ण गणराज्य था, एक शक्तिशाली गणराज्य था। इसके संबंध में कभी जो अजातशत्रु कभी राजा हुआ करते थे, हर्यक वंश के राजा हुआ करते थे अजातशत्रु, और अजातशत्रु का यह ध्येय था कि मैं लिच्छवी गणराज्य को समाप्त करूंगा। उस समय पर बुद्ध जो गौतम बुद्ध हुए हैं, गौतम बुद्ध क्योंकि अजातशत्रु के समकालीन थे, एक ही समय पर ये जो हैं एक ही समय पर थे, तो बुद्ध ने कहा था कि लिच्छवियों को हराया नहीं जा सकता, वो अजेय हैं। क्योंकि लिच्छवी जो गणराज्य हैं वे गणराज्य होने की हर प्रकार की शर्त को पूरा करते हैं। वे समय समय पर नीति निर्माण करते हैं, जल्दी जल्दी सभाएं कराते हैं, नीतियों में विचार विमर्श करते हैं, वे बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, साधु संतों का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, नियमित पूजा इत्यादि का कर्म करते हैं। इस वजह से उन्हें हराया नहीं जा सकता है। वे एक मजबूत और शक्तिशाली हैं और वे अजेय हैं। ये गौतम बुद्ध ने कहा था और अजातशत्रु का यह ध्येय था कि वह लिच्छवी गणराज्य को समाप्त करेगा। तो लिच्छवी गणराज्य पहले से ही, यानी हर्यक वंश आज से 2600 साल पहले से ही बहुत मजबूत था और गुप्त साम्राज्य तक भी यह मजबूत गणराज्य के तौर पर था, जिसका प्रभाव इतना था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जब उनकी पुत्री के साथ विवाह किया तो उसे बहुत अधिक लाभ प्राप्त हुआ और गुप्त साम्राज्य के विस्तार में इस कदम का भी एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी यानी लिच्छवियों की राजकुमारी से विवाह किया। साथियों, इसके अलावा यदि हम विश्व के इतिहास में देखें तो प्राचीन विश्व के इतिहास में रोमन साम्राज्य में एक सम्राट हुए, एक एम्परर हुए, जूलियस सीजर। हम लोग शेक्सपियर की जो एक नोवेल हैं हम उसे पढ़ते हैं और पहले तो यह यूके बोर्ड में एक जो है पाठ्यक्रम में था। 2009 या 10 में जब इन्होंने बदला उसके बाद ये नहीं रहा, लेकिन पहले यह था। और जो है जूलियस सीजर जो आपने नोवेल पढ़ा होगा तो उसमें भी इस प्रकार का एक प्रसंग देखने को मिलता है और जूलियस सीजर ने भी अपनी राजनीति को साधने के लिए यह इस प्रकार का एक कार्य किया। आप नोवेल से यदि पढ़े हैं, लेकिन बहुत सी इस पर कहानियां भी हैं, बहुत से आप जगह जगह से इसे जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि जूलियस सीजर ने अपनी राजनीति को साधने के लिए, क्योंकि जूलियस सीजर एक सैनिक मात्र था, तो जूलियस सीजर जिस व्यक्ति जो उनका कमांडर था वो बहुत एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था रोमन साम्राज्य में। उनका नाम था क्रेसियस और पोम्पे। ये दो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे क्योंकि रोमन साम्राज्य में भी उस समय तक सम्राट नहीं हुआ करता था, यानी एम्परर नहीं हुआ करता था। वहाँ पर राजतंत्र नहीं था, वहाँ पर गणराज्य था। वहाँ पर सीनेट होती थी जो संसद की तरह होती थी और सीनेट में कंसोल होता था और वह चलाता था। सीनेट अलग अलग लोग होते थे, अलग अलग प्रतिनिधित्व लोगों का करने वाले लोग होते थे, तो वह गणराज्य था एक किस्म का। वहाँ पर सम्राट नहीं होता था, राजा नहीं होता था। तो जूलियस सीजर ने दो व्यक्तियों यानी पोम्पे और क्रेसियस जो बहुत महत्वपूर्ण वहाँ पर दो व्यक्ति थे सीनेट में, उनके साथ कुछ इस प्रकार से संधि बनाई कि अपनी पुत्री का विवाह पोम्पे के साथ करवा दिया और इससे पोम्पे का विश्वास हासिल किया
और जो है इस आधार पर उसने पोम्पे से सैनिक टुकड़ी भी हासिल की और वह युद्ध में गया और वह बहुत बड़े युद्ध को जीत कर आया। उसने जो है वह रोम के लिए बहुत अधिक लूटपाट कर धन लेकर आया और इससे उसे ग्लोरी प्राप्त हुई, उसे गौरव प्राप्त हुआ और लोकप्रिय हुआ और धीरे धीरे उसका वर्चस्व रोमन साम्राज्य में बढ़ता चला गया। तो इस प्रकार से उसने अपनी पुत्री का विवाह पोम्पे, जो कि उसी के उम्र का व्यक्ति था, अपनी उम्र के व्यक्ति के साथ करवाकर उसने अपनी राजनीति को साधा, राजनीति को उसने अपनी विस्तारित किया। तो यह जो है जूलियस सीजर के संबंध में भी इस तरह का प्रसंग देखने को मिलता है, जब उसने अपनी राजनीति को साधने के लिए अपनी पुत्री का विवाह पोम्पे से करवा दिया था और इससे उसने अपनी राजनीति को मजबूत किया, अपना पद, अपना वर्चस्व हासिल किया। यदि आप रोम को देखें, उस समय के रोमन एम्पायर को देखें, रोम की जनता और रोमन जो अगर आप देखें उस समय पर उस एम्पायर में बड़ा प्रतिस्पर्धी समाज था। हर जगह पर प्रतिस्पर्धा थी, जनता में प्रतिस्पर्धा, सीनेट में प्रतिस्पर्धा और हर प्रकार से सीनेट के लोगों ने ही मिलकर जूलियस सीजर को मार दिया था। तो इस प्रकार का वो एक बड़ा प्रतिस्पर्धी समाज था। लोग लोकप्रियता के लिए और जो है समाज में अपने आप को बहुत सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करने के लिए बड़े प्रतिस्पर्धी थे और उसके लिए वे कुछ भी कर सकते थे। तो इस तरह का समाज वो था। खैर, इसमें जूलियस सीजर का भी इस प्रकार का एक विवरण देखने को मिलता है, जहां वे अपनी पुत्री का विवाह करते हैं और अपनी पुत्री के विवाह से अपनी राजनीति को साधते हैं। साथियों, इस प्रकार के और कई विवरण हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में हम इस विवरण को पढ़ते हैं कि यूरोप के देशों में सबसे पहला जो देश भारत आता है, कहते हैं कि भारत की खोज हुई वो वास्को डी गामा के द्वारा, जो कि पुर्तगाल देश का था। वास्को डी गामा जो है पहला यूरोप देश का व्यक्ति जो भारत पहुंचता है, यूरोप के किसी देश का यानी पुर्तगाल का व्यक्ति था और वह भारत पहुंचता है और भारत में वह व्यापार करता है। ये 1498 की बात है जब वास्को डी गामा भारत आता है। वास्को डी गामा के बाद यानी पुर्तगालियों के बाद लगभग 100 साल बाद डच भी भारत आते हैं। डच यानी नीदरलैंड के लोगों को डच कहते हैं, जो कि 1595 में कार्नेलिस डी हाउटमैन भारत आया था। उनके यानी डचों के 5 साल बाद 1600 में अंग्रेज भारत आ जाते हैं, ब्रिटिश भारत, और अंग्रेजों के 65 साल बाद यानी 1665 में फ्रांसीसी भी भारत आ जाते हैं। इनके बाद इन सभी में प्रतिस्पर्धा होती है और आखिर में जाकर ब्रिटेन जो है इन सबको मात देता है और भारत को अपना उपनिवेश बना देता है। तो यह खैर इतिहास में हम पढ़ते हैं। लेकिन जब पुर्तगाली भारत आए, पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा भारत आया, वो तो व्यापार कर कर वापस लौट गया। हालांकि उसके बाद भी वो भारत आता रहा, एक दो बार वो दोबारा भारत आया था। वास्को डी गामा के भारत आ जाने के बाद अब पुर्तगालियों का भारत के साथ व्यापार स्थापित हो जाता है। तो पुर्तगाली धीरे धीरे 1504-5 के करीब अपना एक गवर्नर भारत में भेज देते हैं, क्योंकि पुर्तगालियों ने भारत में अब अपनी कोचीन और इन जगहों पर अपनी कंपनियां लगा ली थी। कंपनी का मतलब ऐसा नहीं है कि ये भारत में अपनी कोई फैक्ट्री लगाते थे और उसमें उत्पादन करते थे, ऐसा नहीं है, बल्कि ये स्टोर करने की एक जगह होती थी जहां पर कि अपने व्यापार के सामान को लाकर रखते थे और इसी को फैक्ट्री या कंपनी सामान्य भाषा में उस समय पर कहा जाता है। इतिहास में इसे इस प्रकार से लिखा जाता है, ये केवल एक प्रकार का स्टोर था जहां पर ये अपने व्यापार की वस्तुओं को रखते थे और उसके बाद उसे यहाँ से लेकर जाते थे और अपने यूरोप के देशों में व्यापार करते थे। तो इन्होंने अपने एक गवर्नर को, अपने एक व्यक्ति को भारत में गवर्नर बनाकर भेजा पुर्तगालियों ने, इसलिए कि जब उन्होंने देखा कि भारत में हमारा व्यापार जो है धीरे धीरे विस्तारित हो रहा है, तो उन्होंने अपने गवर्नर को भेजने का फैसला किया कि भारत में आप नियमित ढंग से, ठीक प्रकार से हमारे व्यापार को स्थापित कीजिए और उसे विस्तारित कीजिए। तो इन्होंने अपने पहले गवर्नर को भेजा जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसके बाद इनका जो दूसरा गवर्नर भारत आता है, ये महत्वपूर्ण है, वह था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की जो नीति थी वह थी विवाह नीति। ये किस प्रकार की नीति थी? क्योंकि उस समय पर हिंदुओं की जो औरतें होती थी उनमें विधवा विवाह जो था वर्जित था, यानी विधवाएं जो हैं विवाह नहीं कर सकती हैं, दूसरा विवाह नहीं कर सकती हैं। तो क्योंकि ये तो ईसाई थे, तो इन्होंने यहाँ पर हिंदुओं की जो विधवा औरतें थी उनसे विवाह किए।
यही विवाह नीति थी और इस आधार पर इन्होंने अपनी संख्या को यहाँ पर बढ़ाया, क्योंकि ये तो ईसाई थे। इन्होंने अपनी संख्या को यहाँ पर बढ़ाया और अपनी कॉलोनियाँ जो है स्थापित की। और धर्म का प्रयोग कहें, विवाह के संबंधों का प्रयोग कहें, इन्होंने अपनी राजनीति को स्थापित करने में प्रयोग किया। तो क्योंकि अगर आप देखते हैं, आज हम जरूर कहते हैं कि राजनीति में धर्म का प्रयोग होता है, ये कोई, और आज बड़े आरोप लगते हैं, भाजपा पर बड़े आरोप लगते हैं कि आप धर्म की राजनीति करते हैं। हालांकि ये बात बहुत पहले से चली आ रही है। धर्म क्योंकि लोगों का है तो इस पर राजनीति लोग अक्सर जो है करना आरंभ कर देते हैं, और ऐसा होता है, इससे कोई अछूता नहीं है। ये काफ़ी पहले से, यदि आप देखें, हम कहते हैं ब्रिटिश भारत क्यों आए थे, हालांकि एक एजेंडा ये उनका रहता है जो सामने बताने को है कि हम व्यापार के लिए आए थे, किंतु वे उनका पीछे एक जो छुपा हुआ एजेंडा था वह ईसाइयत का प्रचार करना भी था। यूरोपीय भारत क्यों आए थे, तो वे इसलिए भी आए थे कि वे ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे और पूरी दुनिया को जो है ईसाई धर्म में तब्दील करेंगे। तो इस तरह की योजनाएं भी इनकी थी, जो छुपा हुआ इनका एक जो है एजेंडा रहा था कि हम ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे। आप आज भी देखेंगे तो मिशनरीज जो होते हैं ये लगातार इस तरह के प्रयास लगातार जारी रखते हैं और प्रचार प्रसार में लगातार जो है रत रहते हैं। तो क्योंकि इससे क्या फायदा था, तो एक समय पर धीरे धीरे ये कह सकते थे, जब हम उन्हें कहेंगे कि आप तो ब्रिटिश हैं, दूसरे देश के तुम हम पर जो है राज करते हो, हमें गुलाम बना कर रखते हो, जब हम उनसे ये कहेंगे, आज़ादी मांगेंगे, तो वे इस तरह की नीति चाहते थे कि भारतीय जो हैं, तब हम भारतीयों से कहेंगे, जब भारतीय हमसे कहेंगे कि हमें आज़ादी दो, तुम विदेशी हो, हम पर राज करते हो, तो तब वे जवाब हमें देंगे कि अरे हम कहाँ विदेशी हैं, हम भी ईसाई हैं, तुम भी ईसाई हैं। यानी वो सबको ईसाई धर्म में परिवर्तित करके एक प्रकार की जो है एक प्रकार के से हमको जो है इस प्रकार का बनाना चाहते थे कि हम भी उसी समझ में स्थापित हो जाएं, जिससे कि वे हमें ये जवाब दे सके कि हम सब एक ही हैं, हम कोई विदेशी नहीं हैं, हम भी ईसाई हैं, तुम भी ईसाई हैं। भाजपा पर अक्सर यह आरोप लगते रहे हैं कि आप धर्म की राजनीति करते हैं, और कांग्रेस जो उन पर यह आरोप लगाती है, वास्तव में कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी एक किनारे जाकर नहीं बैठ सकती हैं, पल्ला झाड़कर एक किनारे नहीं हो सकती हैं कि हम इस सब से अछूते हैं, हमने कभी धर्म की राजनीति की ही नहीं है, हम तो इससे बिल्कुल अलग हैं। ऐसा नहीं है, यह बहुत पहले से होता आया है। और यदि आप देखें, एक पत्रकार हैं, उन्होंने इसे बड़ी अच्छी तरह से इसे सामने रखा कि बीजेपी और कांग्रेस जो धर्म की राजनीति की बात होती है ये किस प्रकार से है। उन्होंने कहा कि भाजपा, मोदी सरकार भले कितना ही मुस्लिमों के लिए कर ले, लेकिन मुस्लिम उन्हें वोट नहीं देंगे। कांग्रेस केवल मुस्लिमों के पास उन्हें जाना है और उन्हें यह कहना है कि हम सेकुलर हैं, और सभी मुस्लिम उन्हें वोट देंगे, उनका समर्थन करेंगे। ओए और कुछ करें ना करें, उन्हें केवल जाकर ये कहना है और मुस्लिम उनका समर्थन करेंगे, उन्हें वोट देंगे। ये उन्होंने बड़ी जो है, यदि आप समझ पा रहे हैं, तो इस प्रकार से उन्होंने इस बात को सामने रखा। देखिए, मुस्लिम क्योंकि कांग्रेस का समर्थन करते हैं, इस समर्थन को, इस वोट बैंक को बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने लंबे समय तक कई सारे कार्य किए, ताकि देखिए आपके कोई यदि समर्थक हैं, उन समर्थकों को कि वे आपके समर्थक और आपके चाहने वाले हमेशा बने रहें, तो आपको कुछ ना कुछ काम तो करने होंगे, लगातार आपको कुछ ना कुछ कार्य तो करने होंगे, तभी तो वे लोग आपके समर्थक बने रहेंगे। तो इसी प्रकार से कांग्रेस ने भी उन्हें यानी मुस्लिमों को अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए बहुत से कार्य किए। इस कार्य के चलते एक दूसरा वर्ग पैदा हुआ, जिन्हें यह प्रतीत हुआ कि हमारे साथ जो है कहीं ना कहीं चीज़ें वो जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही हैं, हमारा पक्ष हमें पूरा नहीं मिल रहा, और एक दूसरे वर्ग का जन्म हुआ, और उस वर्ग के तमाम लोगों ने मिलकर जिन्हें समर्थन किया वह बीजेपी है। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया स्वरूप बीजेपी के समर्थक तैयार हुए और आज बीजेपी यहां पर है। तो यदि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, तो आप भी पल्ला झाड़ कर किनारे नहीं हो सकते हैं कि हम तो इस सब से अछूते हैं। ऐसा नहीं है।